हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखो, हमारे एक 10th क्लास का साइंस का टॉपिक चल रहा था, जो रासायनिक अभिक्रिया थी ना, वो चल रहा था। उसके दो वीडियो हमने कम्प्लीटली कर लिए थे। आज उसका एक लास्ट टॉपिक है और वो बचा हुआ पार्ट्स हैं, आज इसको कंप्लीट करेंगे। तो देखो, इस वीडियो में आपको बची हुई रासायनिक अभिक्रियाएं और 2-3 एक्स्ट्रा पॉइंट है वो बताएंगे। तो देखो, पहली अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी है? विस्थापन। संयोजन है, योगात्मक हो गई है, ऑक्सीकरण हो गई, अपचयन हो गई, रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई, ये सब हमने कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, आज नेक्स्ट है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब देखो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। मान लो, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। ठीक है, आप मान लो हर रोज स्कूल जाते होगे। ठीक है, मान लो आप दो आदमी हैं, दोनों पतले पतले, जैसे मेरे जैसे। एक आदमी है, ठीक है, और एक आदमी ये। ठीक है, ये दोनों ही पतले हैं। हर रोज एक ही करता, एक गाड़ी में जाता दोनों स्कूल, एक गाड़ी लेने स्कूल आता। एक दिन का ये तो ये कॉलेज क्लास में एक जाडो आदमी पढ़ता। कौन पढ़ता? वो जाडो। ठीक है, रास्ता में एक दिन का रियो क्या है, ये दोनों ही पतला आदमी स्कूल आ रहे थे। तो बीच में एक दिन ऐसा हुआ कि ये जाडा वाला आदमी मोटू और ये पतलू है। ठीक है, तो ये मोटू है ना, ये एक दिन क्या हुआ कि इसको बोला कि तू हट, अब मैं इसके साथ स्कूल जाऊंगा। मतलब उसको पकड़ के वहां से हटा दिया। अपन सी तो मारवाड़ी में की करे क्या, दो जना स्कूल रोज आवता है। एक दिन जाडियो मिलियो, पकड़ियो, कापड़ पकड़ ऊंचा नीचे टेक और खुद बैठ गयो। ठीक है, क्या कर दियो उन्हें, आगो टेक दियो। वो जय विस्थापन अभिक्रिया। मतलब इनमें दो या दो से अधिक कोई भी पदार्थ रह सके, अणु रह सके, यौगिक रह सके, वह एक दूसरे ने हटाए देवे। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील अणु कम क्रियाशील अणु का विस्थापन कर देता है, इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। मतलब सिंपल इन एग्जाम्पल लो आपने। ठीक है, याद रखना है, अधिक क्रियाशील अणु कम क्रियाशील अणु को उसकी जगह से विस्थापित कर देता है, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो, एक सबके दिमाग में एक सवाल आएगा कि जैसे कोई भी अणु है विस्थापित होगा तो कैसे होगा, अधिक क्रियाशील कैसे है, कम क्रियाशील कैसे है। तो देखो, आपकी बुक्स में एक सक्रियता श्रेणी बनी हुई है, सक्रियता श्रेणी। ये सक्रियता श्रेणी आपको बताती है कि कौन सा तत्व कितना क्रियाशील है। ठीक है, हाइड्रोजन को मध्यवर्ती माना गया है। हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी तत्व होंगे वो अधिक क्रियाशील होंगे, और जैसे हाइड्रोजन के नीचे आएंगे तो क्रियाशीलता उन तत्वों की कम होती जाएगी। ये आपको किताब से पढ़ना है, सक्रियता श्रेणी। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया अधिक क्रियाशील अणु कम क्रियाशील अणु को उसकी जगह से विस्थापित कर देता है, मतलब हटा देता है, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, फेरस प्लस कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो देखो फेरस सॉलिड है, एस लिख लिया। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है तो AQ, ये भी लिखना जरूरी है। ये दोनों क्या है, अभिकारक है। क्या है? अभिकारक, ये भी लिखना जरूरी है, अभिकारक। देखो, अब आपको कैसे पता चलेगा कि फेरस ज्यादा सक्रिय है या कॉपर सल्फेट ज्यादा क्रियाशील है? तो आपको इस सक्रियता श्रेणी में से पता चलेगा। तो देखो, इसमें क्या होगा कि ये दो अभिकारक अणु हैं। ठीक है, इनमें ज्यादा क्रियाशील होता है फेरस। कौन होता है? फेरस, मतलब आयरन। लोडो, आप मारवाड़ी में कैसे होगा लोडो, आयरन या लोहा, फेरस। ठीक है, अब देखो ये लोहा ज्यादा क्रियाशील है किसकी तुलना में? कॉपर की तुलना में। ये देखो, ये कॉपर है। ठीक है, आयरन इस कॉपर की तुलना में ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए क्या करेगा, यह इस कॉपर को यहाँ से हटा देगा। क्या करेगा?
हटा देगा और खुद इसकी जगह आके बैठ जाएगा। जैसे आप देखो ये फेरस इस कॉपर को यहाँ से हटा देगा, मतलब फेरस ज्यादा क्रियाशील है इस कॉपर की तुलना में। तो देखो फेरस यहाँ आ जाएगा, फिर कॉपर को हटा दिया, कॉपर तो बाहर निकल जाएगा, पीछे क्या बचा है सल्फेट, तो ये लिख दिया फेरस सल्फेट, और पीछे क्या बचा कॉपर। ठीक है, ये फेरस सल्फेट का जलीय विलयन है तो AQ, कॉपर है तो सॉलिड। यह है विस्थापन अभिक्रिया। क्या हुआ इसमें, यही कहानी लगी ना। ठीक है, ये थे और वो मोटो आएगो। ठीक है, इन अटू हटाए ना अटले टेक दियो। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा एक बार आप वापस नोट डाउन कीजिए। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील यौगिक या तत्व कम क्रियाशील अणु या यौगिक तत्व को हटा देता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, फेरस सल्फेट और कॉपर सल्फेट की रासायनिक अभिक्रिया करवाने पर फेरस सल्फेट और कॉपर का निर्माण होता है। कैसे, तो फेरस कॉपर की तुलना में ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए ये फेरस इस कॉपर को यहाँ से हटा देगा और खुद इसका स्थान ग्रहण कर लेगा। और यह क्रियाशीलता का क्रम है ना तत्वों का, ये सक्रियता श्रेणी से निर्धारित किया जाएगा। ये है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है द्विविस्थापन। अब इनमें तो एक बार ही विस्थापन रही हो, अब दो बार रही अगर आपस रह जाए दोनों। ठीक है, तो देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया की किससे होती है। तो देखो विस्थापन समझ में आ गई, सेम इसकी तरह ही है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया कैसे होती है, पहले एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, यह समझना। संतुलित करके लिखी हुई है। ठीक है, घबराना मत। तो देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये आपको अभिक्रिया देख के, मतलब ये एग्जांपल है, ये देख के आपको कुछ पता चल रहा है या नहीं। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, द्विविस्थापन का मतलब है ये जो अभिकारक हो गए ये दोनों विस्थापित होंगे, दोनों अलग अलग विस्थापित हो जाएंगे। द्विविस्थापन का मतलब है एक अभिकारक ये है, एक अभिकारक ये है, ये दोनों उत्पाद है। ठीक है, द्विविस्थापन का मतलब है इनका भी अदला बदली होगी और इनका भी अदला बदली होगी। कैसे, तो देखो सोडियम सल्फेट था, इसकी अभिक्रिया हमने बेरियम क्लोराइड के साथ करवाई तो बेरियम सल्फेट बना और इसके साथ नमक का उत्पादन भी हुआ। तो देखो इसमें ये बेरियम इसके साथ आगे जुड़ गया, एक बार विस्थापन बेरियम का इसके साथ हो गया और इस सोडियम का विस्थापन इस क्लोरीन के साथ हो गया। यह है द्विविस्थापन अभिक्रिया। मतलब इसमें कोई भी यौगिक या तत्व दो बार विस्थापित होंगे, जैसे सोडियम सल्फेट प्लस बेरिलियम क्लोराइड, इनकी अभिक्रिया करवाने पर बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें दोनों अभिकारकों का विस्थापन हुआ, मतलब इसकी जगह ये आ गया और इसकी जगह ये आ गया, संतुलित करके लिखी हुई है। ठीक है, संतुलित क्लास अभिक्रियाओं का अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे संतुलित कैसे करता है। ये है सोडियम क्लोराइड, जिसे मारवाड़ी में कहवे लूण, क्या कहवे लूण, लूण लेने जो टाटा। ठीक है, 20 रुपया तेली, तो सोडियम क्लोराइड है नमक। आप देखो नेक्स्ट अभिक्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ठीक है, नोट करते रहिए साथ साथ में। ऊष्माक्षेपी और एक अभिक्रिया होती है ऊष्माशोषी। आज आपका कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है,
बाड़ा को छाती कुटो बको को आवे नहीं। ठीक है, तो देखो उष्मा छेपी और उष्मा शोषी दो अभिक्रियाएं हैं। तो देखो एक चीज बताऊं, कोई ऐसी चीज है जिन्हें तोड़ने वास्ते अगर सोने उष्मा की जरूरत पड़े, मतलब ताप है, विद्युत धारा है, इन्हीं जरूरत पड़े, तो वाके अलावा शोषी काय करे, शोषण करे, काय करे, शोषण करे। अपन याद रखना। देखो उष्मा छेपी अभिक्रिया में कई रहे। तो मैं एक एग्जांपल लिखो आपने पहले हटे, जैसे वो मेथेन है, ठीक है, मेथेन है, इसे CH4 है ना, मेथेन है, मेथेन मार्स गैस या दलदली गैस भी कहते हैं इसे, मार्स गैस या दलदली गैस, गोबर गैस बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मेथेन है और ये ऑक्सीजन है। ठीक है, अगर इनकी अभिक्रिया करवाए तो देखो एक तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, एक बनेगा जल, और इसके साथ निकलेगी ऊष्मा, हीट। क्या निकलेगी? हीट। समझना, देखना एक बार। मैं ऊष्मा छेपी अभिक्रिया बता रहा हूं आपको, कैसे होगी। मान लो ये मेथेन है और ये ऑक्सीजन है, इन दोनों की अभिक्रिया करवाई मैंने। ठीक है, अभिक्रिया कराई, रिएक्शन, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक जल के अणु बने, ठीक है, उत्पाद के रूप में। लेकिन इनके साथ क्या मुक्त हुई? ऊष्मा। क्या मुक्त हुई? ऊष्मा, हीट। हीट यानी ऊष्मा, ऊष्मा मुक्त हुई, इसीलिए तो इसे कहते हैं ऊष्मा छेपी। क्या कहते हैं? ऊष्मा छेपी। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिनके संपन्न होने के पश्चात उत्पाद के रूप में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया क्या? नहीं आया तो माना नहीं समझ लो। ठीक है, मतलब अभिक्रिया होने के बाद देखो, इसमें यहाँ पर हमने कोई ऊष्मा नहीं दी है, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, इनके बीच में हमने कहीं ऊष्मा प्रदान नहीं की है। यहाँ कहाँ ऊष्मा दी हमने? दी नहीं दी। लेकिन ये अभिक्रिया जब हो गई, कंप्लीट अभिक्रिया हो गई, उसके बाद इस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ जो ये ऊष्मा निकलेगी ना, इसे कहेंगे ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो ऊष्मा शोषी क्या होगी? ऊष्मा शोषी इसकी उल्टी होगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहता हूं बेस्ट बायो का, इस ऊष्मा छेपी अभिक्रिया में। जैसे हमने श्वसन की अभिक्रिया पढ़ी होगी, हमारे में जो श्वसन होता है ना, श्वसन, हाँ लौजों को, ठीक है, वह भी एक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्मा छेपी, जिसमें 686 किलो कैलोरी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ये भी एक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है, श्वसन। ठीक है, इसके बाद में आती है ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी में क्या होगा? शोषण होगा। कैसे होगा? तो एक एग्जांपल देते हैं इसमें, एग्जांपल। ठीक है, मान लो ये कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। अगर मैं इस कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा यानी गर्म करूं, ऊष्मा दूं, क्या दूं? हीट दूं। क्या दूं? हीट यानी ऊष्मा। अगर मैं इस कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करता हूं तो एक बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस एक बनेगा ऑक्सीजन। ठीक है, बनेगा कि नहीं बनेगा? सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड। समझना, इसमें तो अभिक्रिया होने के पश्चात ऊष्मा निकल रही थी, ऊष्मा छेपी में। लेकिन इस अभिक्रिया में देखो, आप एक बार मुझे बताओ, देखो नोट करो इसको। अरे भाई, वो है अभिकारक, क्या है? अभिकारक। इन अभिकारक ने तोड़ने वास्ते आटे बीच में काय दी हमने? ऊष्मा दी। काय दी? ऊष्मा दी। जन काय बनी हो? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जिनको कराने के लिए, जिन अभिक्रियाओं को कराने के लिए ऊष्मा दी जाती है, ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी, शोषण कर लियो किनो? ऊष्मा रो की ऊष्मा शोषी। शोषण करे किनो? ऊष्मा रो, याद रख दीजो। और इनो का निकले बारे, मतलब बाहर निकले। अभिक्रिया रही, उत्पाद बने, उत्पाद बनने के बाद में जो को ऊष्मा निकलेगी उसे ऊष्मा छेपी, और ऊष्मा अभिक्रिया कराने के लिए जरूरत होगी उसे ऊष्मा शोषी। मतलब
ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको तोड़ने के लिए ऊष्मा की जरूरत प्रकाश की ताप की भी हो सकती है, उनकी जरूरत हो तो इसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। मतलब इसमें इस अभिकारक अणु को तोड़ने के लिए हमें ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी और इसे कहेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया क्या? तो आगे चलते हैं। 2 पॉइंट और बचे इस टॉपिक के, एक है संक्षारण और एक है विकृत गंधिता। नोट करते रहिए साथ में, ठीक है? समझ में नहीं आया तो माना नहीं समझ रहा, ठीक है? तो देखो एक टॉपिक है अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया के प्रभाव, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के प्रभाव मतलब इस ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, अगर मैं इस कार्बन की इस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाऊं तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। मतलब इस कार्बन के साथ कौन जुड़ गया? ऑक्सीजन, और इसे क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो इस ऑक्सीकरण अभिक्रिया के 2 प्रभाव है, आपके बुक्स में दिए हुए हैं। एक है संक्षारण और एक प्रभाव है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? संक्षारण कभी सुना है? संक्षारण अरे ते घणो देखियो तो डाक बनी नाम आएगो संक्षारण। ठीक है, बाकी ते घणो देखो प्रैक्टिकल की कर के बताओ थे कदी देखियो रे लोड़ा मत काट आएगो, किन मत काट आएगो लोड़ा मत है तो कहीं है रे वो संक्षारण इस तो है, कहीं है संक्षारण है। मतलब कोई भी धातु है, अगर वह धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करे, नमी रहे ऑक्सीजन प्लस नमी, ठीक है, तो उनका क्रिया करे संक्षारण, क्या क्रिया करे? संक्षारण। समझने बता। मान लो एक एग्जांपल दो, वो आप रो घर है, ठीक है, आटे आप एक पुरानी साइकिल पड़ी है, ठीक है, साइकिल चौके तो बना बनी लगा है दो, समझ ले जो साइकिल है, ठीक है, आ साइकिल है, कही है साइकिल है, आ आपरे घरे साइकिल है और इस साइकिल ने कई करियो बरसात रे, बरसात इस भर रही है, बरसात रे टाइम है, तो कही करियो क्या साइकिल बड़ी पड़ी पड़ी पानी भींचे, मैं भींचे, ठीक है, बरसात भींचे। अब जरूरी नहीं है साइकिल ही चाहिए, कोई और भी चीज़ रह सके, गाड़ी भी रह सके, थे रह सको लोड़ा उड़ा तो, ठीक है। तो कह रही हो आ साइकिल आज पड़ी बापड़ी, ठीक है, 2-3 महीना तक इनको छेड़ी को नहीं, आगी फाची नहीं करी, ठीक है, रोटी रात आगी फाची करे, इन कौन करे बापड़ी। अब देखो आ 2-3 महीना तक पड़ी रही, तो इन बाद में कह रही हो सो नहीं जाए क्या कह रे गोरी, कह रे को क्या कह रही हो पापा के इन्हें रिंगो काट खाएगी पापा, और हैंडल माती काट आएगो, कहीं आएगो काट आएगो, कहीं आएगो काट, और इस तो है संसार, कहीं अरे संसारण, ठीक है। आ लोहा लोहा की धातु आयरन धातु है, फेरस, ठीक है, आयरन है। अगर इस आयरन लोहे धातु कोई भी रह सके, ठीक है, मैं लोहा का एग्जांपल लियो, वो आयरन है, वो आयरन है नहीं लोहा, ऑक्सीजन थी और नमी थी वायु में, मतलब जल तो, ठीक है, ये दोनों रहते, वो आयरन ऑक्सीजन और नमी रे साथे क्रिया कर और इनमें एक परत जमाई दी, कई जमाई दी एक परत, इन्हें क्रिया क्या करे संचारण, काट आवनो, कई आवनो काट आवनो। एक एग्जांपल देखो लोहे पर जंग लगना, दूसरा एग्जांपल याद रख ले जो चांदी पर कालापन, चांदी पर कालापन मतलब आप जैसे खेती करो, सब एग्रीकल्चर है, राजस्थान रो प्रमुख व्यवसाय एग्रीकल्चर है, मतलब खेती है। खेती में लोग कई करिया करे कि जो को खेतन पावे नहीं वे लुगाया हुआ, अगर वे मतलब कई कहने माने आपको जैसे केसो तो दोरा केरा बाड़ा जो को है वे आण कई 2-3 घंटा 4 घंटा पैर
पानी में ज रहे। तो देखो वे चांदीर जो को पायल पहन रहे नहीं वने उनमत कालो पण आउंड जा धीरे धीरे। ठीक है, वो भी इनो एग्जांपल ना। ठीक है, समझ में आयो रे। ठीक है, अब है विकृत गंधिता। वो तो खतरनाक ही है, वो तो सब खतरनाक है। की कर अचार देखियो कणी कणी फफूंद जावे आवे कि नहीं आवे। मतलब तेलीय वसा युक्त पदार्थ, तेलीय वसा युक्त पदार्थ, तेलीय वसा युक्त पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अपचयित रह जाए और इन्हें स्वाद में और गंध में परिवर्तन रह जाए, स्वाद और गंध में परिवर्तन रह जाए, जिन वास्ते उनमें बास अंग उग जाए, बदबू अंग उग जाए, बाव उठ जाए। ठीक है, विकृत गंधिता है। कही है विकृत गंधिता है। ठीक है, अब देखो समा तो कुरकुरा खावा, चिप्स खावा, अगर उन चिप्स में आ चिप्स 6 महीना पड़ी रहा नहीं, अगर नहीं खोली रहा तो चिप्स 6 महीना तक पड़ी रह तो खराब नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? नहीं रहे। मैं क्यों नहीं रहे? क्योंकि भाई इनमें नाइट्रोजन गैस भरी उड़ी है। की गैस भरी उड़ी है करे नाइट्रोजन गैस, लेकिन अचार में की गैस भरती रहती है, मादा नहीं भर दे नाइट्रोजन टेक ही जाए है वही नहीं रहे। मतलब तेलीय वसा युक्त पदार्थ है, अगर ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेते हैं तो इनके स्वाद मतलब टेस्ट में और गंध में दोनों में परिवर्तन रह जाया करे। इनकी क्या करे विकृत गंधिता, इसे विकृत गंधिता कहते हैं और इनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। मैं आज का इक्वेशन आपके लिए छोड़ता हूँ। जो हमारा विद्युत बल्ब होता है ना, विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब, इस बल्ब में कौन सी गैस भरी हुई होती है, ये आज आपका क्वेश्चन है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक, और थैंक यू फ्रेंड्स, आज हमने एक 10th क्लास की रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और ठोको लाइक।